गुड मॉर्निंग क्लास। अपने चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हमने अभी तक पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे प्रेजेंट के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ उसके अंग के बारे में, उस अंग के साथ एजेंसीज़, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सुरक्षा परिषद और उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सुरक्षा परिषद क्या है, इसका दोबारा से मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वन ऑफ द मेन पार्ट है इसका, ठीक है। और इसके ऊपर जो है, जो इसके चार्टर में बोला गया है, यूएनओ के चार्टर में बोला गया है, सुरक्षा परिषद के ऊपर जो है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें 15 सदस्य हैं, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, यानी अगर वोटिंग हो रही है, कोई मामले में फैसला लेना है, ठीक है, जो भी अगर प्रेजेंट में कोई भी सिचुएशन आती है कि किसी कंट्री ने किसी के ऊपर अटैक किया या फिर किसी नए सदस्य को लेकर आना है, या फिर जैसे हमने बोला कि निर्वाचन प्रक्रिया में भी ये पार्टिसिपेट करता है, तो उस समय हर सदस्य का एक ही वोट होता है, ठीक है। सभी सदस्यों को चार्टर में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग राज्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे पहले बताया, सुरक्षा परिषद शांति और आक्रामकता के लिए जो खतरे को पहचान कर एक बीड़ा उठाती है, ठीक है, कि उससे को खतरे से किस प्रकार इस दुनिया को, इस देश को, इस पूरे विश्व को बचाना है, ठीक है। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद क्या करती है, प्रतिबंध भी लगा देती है, आक्रामक देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था तो लोगों में बड़ा उत्साह था, ठीक है, कि ये जो है पिछली बार की तरह लीग ऑफ नेशन की तरह नहीं होगा और कुछ ठोस कदम लेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। लेकिन शीत युद्ध आ गया, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान इसने कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया, कोई भी नई कार्रवाई नहीं कर पाया, ठीक है। दुनिया में जो कुछ हो रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ पर उसका प्रभाव पड़ना ज़रूरी था, ठीक है। और सुरक्षा परिषद में भी उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसने जो जिस हिसाब से उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो हम लोगों ने सोचा था कि हाँ ये इस चीज़ को, इस कार्य को करेगा, वो चीज़ वो नहीं कर पाया, ठीक है, यानी उसमें कुछ खामियां थी। अब क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान तो उसने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया। इवन दोनों ही देश युद्ध में लिप्त रहते थे, तब भी इनडायरेक्टली युद्ध में लिप्त रहते थे, छोटी मोटी घटनाएं भी होती रही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। हालांकि उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। शीत युद्ध के बाद एक स्थिति में चेंज आता है। अब अमेरिका ही सिर्फ एक विश्व की महान शक्ति है, ठीक है। अब रूस और अमेरिका में टकराव नहीं है, वो दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ संसार के सामने नई चुनौतियां आ गई हैं, नई महामारियां आ गई है। फॉर एग्जांपल नक्सलवादी हिंसा हो रही है, गृह युद्ध हो रहे हैं कई देशों में, ठीक है, आतंकवाद बढ़ रहा है, कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या बढ़ रही है, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो अब इन सबको परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अपनी जो भूमिका है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, और सबसे पहले ये बदलाव की मांग करते हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक है। सुरक्षा परिषद में अभी देख लीजिए आप, सुरक्षा परिषद में कई सारी खामियां हैं, ठीक है। अगर सुरक्षा परिषद की हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे खामियां हैं, उसमें सुधार की और विस्तार की ज़रूरत है। एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि सुरक्षा परिषद में 50 से ज़्यादा देश जो हैं, कभी भी, यानी अभी भी उसके जो 193 सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें से 50 से ज़्यादा देश जो है कभी भी संयुक्त राष्ट्र के कभी भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने ही नहीं हैं। स्थायी तो 5 ही रहेंगे, लेकिन जितनी भी 193 कंट्रीज़ हैं उनमें से 50 से ज़्यादा संख्या ऐसे देशों की है जो कभी भी उसके सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का हिस्सा नहीं रहे, ठीक है। तो इसको देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है 1945 में बना था, ठीक है। तब से लेके अब तक भू राजनीतिक वास्तविकताएं यानी भौगोलिक वास्तविकताएं चेंज हुई है, ठीक है। कई सारी कंट्रीज़ का डिवीज़न हुआ है। साथ ही साथ
कुछ कंट्रीज़ पहले के मुकाबले जो है अधिक ताकतवर हुई है। ठीक है, ये जो आकार दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ को, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर को राष्ट्रहित के हिसाब से उस समय जो विजेता देश थे उनको देखते हुए इसमें सदस्यता को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, उन सभी देशों ने अपनी स्थायी सीट पक्की कर ली थी और साथ ही साथ वीटो पावर भी जो है पक्की कर ली थी। तो उस सिचुएशन को अगर देखा जाए 1945 के बाद से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, यानी सुरक्षा परिषद का आकार और उसका गठन जो है सिर्फ 1945 की सच्चाइयों को दर्शाता है, जबकि आज की सुरक्षा परिषद विश्व में पिछले लगभग 75 वर्षों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट नहीं करती है। तो ये ज़रूरत है इस बात की कि सुरक्षा परिषद को ज़्यादा अधिक विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। इसमें हम 2 तरीके के बदलाव की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि जो बदलाव है वो बेसिकली इसके प्रक्रियाओं को लेकर और साथ ही साथ इसकी कार्यक्षेत्र को लेकर किया जाना चाहिए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में विस्तार अगर करना है तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अन्य देशों को भी इसके सदस्य बनना चाहिए, सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, यानी इसके सदस्यता की जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, यानी एक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी स्थायी सदस्यता को देखें तो इसमें सिर्फ यूरोप के, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया जैसे देश आते हैं, ठीक है, अमेरिका और एशिया महाद्वीप से सिर्फ चाइना को ही ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों को ना सुरक्षा परिषद में कोई भी स्थायी सीट नहीं मिली है, और एशिया से भी सिर्फ केवल चीन आता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें ज़्यादा प्रतिनिधि हों। ठीक है, साथ ही साथ इसकी प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाए। जो वीटो पावर का मामला है उसको देखते हुए इसमें सुधार किया जाना चाहिए। ये देखिए, सुरक्षा परिषद में अगर सुधार की बात की जाए तो हम लोग एक बार देखेंगे इसमें कि जो सुधार है ये 2 मामलों में किया जाना चाहिए। पहला है इसकी संरचना और प्रक्रियाओं को लेकर, और दूसरा है इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को लेकर। ठीक है, अब एक एक करके इसमें बात करते हैं। पहले है संरचना को लेकर। ठीक है, संरचना में मैंने पहले भी बताया है, संरचना के अंतर्गत जो है जो प्रेजेंट में इसकी संरचना है यानी रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोप महाद्वीप के, अमेरिका और एशिया के सिर्फ एक देश को लिया गया है, जबकि होना ये चाहिए कि अन्य महाद्वीपों जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और एशिया महाद्वीप से भी अन्य, चीन के अलावा अन्य देशों को भी इसके अंदर लेकर आना चाहिए, ताकि ये पूरे ही देश को पूरे ही वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे। अभी तक संरचना को देखा जाए तो 1965 में एक सुधार हुआ था जिसमें इसके सदस्यों की संख्या 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रही थी। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ ये एकमात्र बदलाव था जो सुरक्षा परिषद में अभी तक हुआ है, जो 1965 में हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था, टोटल इसके जो सदस्य थे पहले 11 थे, 11 से 15 कर दिए गए। बस ये केवल एकमात्र सुधार जो है अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में किया गया, संरचना को देखा जाए तो। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रक्रिया में संगठन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसको अधिक ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके प्रत्येक सदस्य देश जो स्थायी हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, उनके पास वीटो पावर है। ठीक है, और ये निर्णय लेने के मामले में उनकी मनमानी को दर्शाता है, क्योंकि वीटो का अर्थ मतलब होता है निषेधाधिकार एक तरीके से, यानी किसी भी मामले में अगर इन 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी किसी बात पर सहमत नहीं होता तो वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है और किसी भी फैसले को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खारिज कर सकता है। ये चीज़ जो है अलोकतांत्रिक है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के फैसले केवल कुछ शक्तियों को दर्शाते हैं, वो फैसले जो उनके हित में हों, उनसे सरोकार रखते हों, उनको फ़ायदा पहुँचाते हो, सिर्फ उसी फैसले को वो आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, जो चीज़ गलत है। यानी पहली सुधार इसकी संरचना, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए, और केवल अस्थायी नहीं, स्थायी भी। और दूसरा इसकी प्रक्रिया को लेकर जो वीटो पावर से संबंधित है। अब
इसकी संरचना में कई सारे कदम उठाए गए हैं, ठीक है। हालांकि हुआ इस्टेब्लिश एक बार ही है, लेकिन सिफारिशें कई बार आई, ठीक है। तो 1997 में यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन थे उस समय, उन्होंने कुछ जो हैं सुझाव सुझाए, ठीक है। उन्होंने सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर एक ओपन एंडेड कार्य ग्रुप गठित किया। ओपन एंडेड कार्य ग्रुप गठित किया। उसकी कुछ सिफारिशें थी। उस कार्य ग्रुप की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी कि स्थायी सदस्य ऐसे देशों को दी जानी चाहिए, यानी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता। अगर हम संरचना की बात कर रहे हैं तो उस संरचना को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुझाव दिए गए हैं, जिसमें से एक सुझाव कोफी अन्नन का है जो 1997 में आया। उनके ओपन एंडेड कार्य ग्रुप ने ये बताया कि अगर किसी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है तो स्थायी सदस्यता के लिए ऐसे देशों के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला, ऐसे देशों के पास जो है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पहले नंबर पर आर्थिक और सैनिक दृष्टि से वो देश जो है वो मजबूत होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है, आबादी की दृष्टि से ऐसे देश मजबूत होने चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा आबादी होनी चाहिए ऐसे देशों की। थर्ड, ये यूएन के बजट में एक बड़ा हिस्सा देते हों, यानी एक बहुत बड़ा अंश देते हों बजट में, यूएन के बजट में, ठीक है। साथ ही साथ ये देश जो है लोकतांत्रिक और मानवाधिकार पर निष्ठा रखते हो, ठीक है। एक सिफारिश जो ये कहती है, जो कोफी अन्नन के नेतृत्व में हुई, कि सदस्यता की बात करें, अगर हम स्थायी सदस्यता की बात करें और ये जो बार बार चेंजेस लाने की बात की जा रही है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत, अगर सदस्य जो हैं स्थायी सदस्यता चाहते हैं तो ऐसे सदस्यों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत हो, आबादी की दृष्टि से एक विशाल आबादी वाला क्षेत्रफल वो देश होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में एक महत्वपूर्ण अंशदान करता हो, यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो उसको देता हो, साथ ही साथ वो देश जो है लोकतांत्रिक और मानवाधिकार के प्रति अपनी श्रद्धा रखता हो, ठीक है। दूसरी सिफारिश बोलती है जो 2004 में आई, ये तो 1997 में कोफी अन्नन के नेतृत्व में आई थी। दूसरी सिफारिश थी 2004 में जो आई, फोर में, वो क्या बोलती है, इस पैनल ने 2004 वाले पैनल ने दो योजना सुझाई, एक मॉडल ए और एक मॉडल बी। मॉडल ए क्या बोलता है कि स्थायी सदस्यता जो है 5 से बढ़ाकर 11 कर दी जाए, यानी जो हमारे अभी स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, उनके सदस्य जो है 5 से 11 कर दिए जाएं, ठीक है। जिसमें से जो 6 अतिरिक्त देश है, ओबियसली 6 ज़्यादा हो गए, पहले 5 थे और अब 11 हो गए, तो जो 6 देश हैं उनमें से अफ्रीका और मतलब अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से 2, एशिया महाद्वीप से 2, यूरोप से 1 और लैटिन अमेरिका से एक देश को सदस्य बनाना चाहिए। अफ्रीका से 2, एशिया से भी 2, लैटिन अमेरिका से 1 और यूरोपीय महाद्वीप से 1, यानी टोटल मिला के 6। अगर स्थायी सदस्यता बढ़ानी है तो और ये भी देखना है कि पूरे वर्ल्ड को उसका प्रतिनिधित्व मिले, तो किस हिसाब से करना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप से भी 2 सदस्य लेके आने चाहिए। मोस्टली इसमें जो है अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका इसमें ज़्यादा डिमांड करता है कि वो स्थायी सदस्यता के लिए कैपेबल है। एशिया महाद्वीप से भी जापान, इंडिया, ये सारे देश जो हैं स्थायी सदस्यता के लिए बोलते हैं। लैटिन अमेरिका से अगर हम बात करें, लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील ये बोलता है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कैपेबल है, ठीक है। और यूरोप से जर्मनी ये बोलता है कि मैं हूँ कैपेबल स्थायी सदस्यता के लिए, ठीक है। तो 2004 में जो सिफारिश आई उसका मॉडल ए तो क्या बताता है कि स्थायी सदस्यत्व में किस प्रकार से विस्तार किया जा सकता है। वो उसका दूसरा मॉडल बी, यानी मॉडल बी उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, मॉडल बी के अकॉर्डिंग जो है
यहाँ पर ये बोला गया है कि स्थायी सदस्यों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ोतरी किस में होगी? अस्थायी सदस्यों में, जो प्रेजेंट में, ठीक है, अभी टोटल मिलाकर 15 सदस्य हैं हमारी पूरी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है, इसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। वो 15 संख्या जो है टोटल 24 कर दी जाए, ठीक है, और अतिरिक्त जो सदस्य हैं यानी प्रेजेंट में अगर देखा जाए हमारे जो 10 सदस्य हैं अस्थायी, उनको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, 24 उसकी संख्या कर दी जाएगी और उन सदस्यों को 4 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगे। अभी प्रेजेंट में क्या है, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो सिर्फ 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, लेकिन ये सदस्य जो हैं 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे और इसके बाद 4 वर्ष का उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो बाद में भी वो दोबारा से चुने जा सकते हैं। अभी प्रेजेंट में होता क्या है कि 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और उसके बाद दोबारा से उनको इलेक्ट नहीं किया था, एक लंबे समय के बाद उनको दोबारा इलेक्ट किया था, यानी कॉन्टीन्यूस 2 टाइम पीरियड के लिए उनको नहीं चुना जाता। लेकिन जो इसका मॉडल बी था 2004 की सिफारिश में, उसमें यही बोला गया कि अस्थायी सदस्यों को जो है तो 4 साल के लिए चुना जाएगा, दूसरा जो है कॉन्टीन्यूसली चुना जा सकता है, यानी एक बार 4 साल के लिए और दूसरी बार भी 4 साल के लिए। लेकिन दोनों ही मॉडल में ये बात थी कि भले ही यहाँ पे स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पे अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन किसी भी मॉडल के अंतर्गत ये नहीं कहा गया कि वीटो पावर दी जाएगी, ठीक है, इन सदस्य देशों को। तो ये सिफारिशें आई हैं इसकी बेसिकली किसको लेके, संरचना और प्रक्रिया को लेकर, ठीक है, ये 2 सिफारिशें आई हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके क्षेत्राधिकार को लेकर कि क्षेत्राधिकार की सिफारिश के बारे में क्या बात करते हैं, यानी अधिकार क्षेत्र की सिफारिशों के बारे में क्या बात करता है। अधिकार क्षेत्र में ये बोला जाता है कि यूएन को जो है अपना जो कार्य करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, उसका कार्य शांति और विकास के कार्यक्रम पर ज़्यादा होना चाहिए, यानी किसके ऊपर, शांति और विकास के ऊपर उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसको, सुरक्षा परिषद को, ठीक है। इसके लिए कई सारी जो है बातें बोली गई हैं, कई सारी मुद्दों पर सहमति भी बनी है, ठीक है। अब 2005 में इसने अपने 60 साल पूरे कर लिए थे, ठीक है, तो उस समय जो है मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई, ठीक है, यानी जो जून 2006 से कार्यरत है। तो अधिकार क्षेत्र में क्योंकि इसको शांति और विकास के कार्यक्रम के लिए बोला गया और इसके 60 वर्ष जैसे ही पूरे हुए, ये बोला गया इसको और ज़्यादा अपने आप को इसके अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए, इसीलिए मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई जो 2006 से कार्यरत है, ठीक है। एक लोकतांत्रिक कोष की भी स्थापना की गई, ठीक है। ये लोकतांत्रिक कोष क्या करेगा, ये उन देशों या संगठनों को सहायता देगा जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, यानी लोकतंत्र की बहाली के लिए जो देश संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर ये कोष हेल्प करेगा। भारत और अमेरिका समेत कई सारे देश जो है इस लोकतंत्र कोष में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड है ट्रस्टशिप काउंसिल को समाप्त करने की बात इसने करी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो है कोशिश करता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे, यानी एक मिलेनियम ने हम लोगों को क्या अचीव करना है ये गोल रखें और उस गोल को सामने रख के उसके अंतर्गत कार्रवाई करें, ठीक है। जैसे कि इस शताब्दी का जो मेन जो गोल रखा गया है कि गरीबी और भुखमरी को समाप्त किया जाए, शिशु मृत्यु दर को समाप्त किया जाए, सतत विकास को बढ़ावा और एड्स जैसी बीमारियों का नाश किया जाए, ठीक है। अगला क्या ये बातें सोचता है कि इसके कार्यक्षेत्र में क्या होना चाहिए कि राष्ट्राध्यक्ष और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी संगठनों की निंदा की जानी चाहिए, ठीक है, ये बातें होनी चाहिए। और हर राष्ट्र को अपने नागरिकों को पाशविक अत्याचारों से बचाना चाहिए, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन मुद्दा है सिर्फ ये नहीं कि आक्रामक देश के ऊपर वो कार्रवाई करे, उसका मेन मुद्दा जो है यानी उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाना चाहिए, उसके क्षेत्राधिकार को शांति और विकास के और कार्यक्रम किए जाने चाहिए, करने चाहिए। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सुधार, ठीक है।
जो आपके इस चैप्टर का बहुत बड़ा मेन टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो ये सुधार जो है मेन रूप से 2 मांगों को लेकर है, उसकी संरचना और प्रक्रियाओं को लेकर। संरचना में वही सदस्यों की संख्या बढ़ाना, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उसके लिए कोफी अन्नन और 2004 में जो मॉडल आया था, 2 मॉडल उसने बताया, वो उसकी संरचना को लेकर है। प्रक्रियाओं में यही कि वीटो पावर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीटो पावर का इस्तेमाल जो है 1946 से 2006 तक कम से कम 258 बार हो चुका है। इससे क्या होता है कि छोटे राज्य और मध्य शक्ति वाले राज्यों के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है, और वीटो पावर के होने से ये 5 देश जो है ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीटो पावर को भी देखना चाहिए। दूसरा सुधार है इसके अधिकार क्षेत्र में, यानी इसके अधिकार क्षेत्र को, उसकी कार्यफील्ड को, इसकी कार्यशैली को, इसकी जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1997 में जो कोफी अन्नन के द्वारा जो यूनियन सेक्रेटरी थे, इसके यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं कोफी अन्नन, उनके द्वारा यही कि कोई भी देश कैसे एक स्थायी सदस्य बन सकता है सुरक्षा परिषद का, उसको एक आर्थिक रूप से मजबूत, सैनिक रूप से मजबूत होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान देता हो, आबादी हो बहुत ज़्यादा, लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों की रक्षा करता हो, और जो देश जो है भूगोल, आर्थिक प्रणाली और संस्कृति के मामले में दुनिया के देशों से विविधता उसका प्रतिनिधित्व करता हो, यानी उसके देश में बहुत ज़्यादा संस्कृति रूप से विविधता हो, ठीक है। हालांकि इस मानदंड में भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि रीज़न ये है कि कुछ देश जो है आर्थिक रूप से तो मजबूत हैं, लेकिन वो सैनिक रूप से मजबूत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान, ठीक है, अगर पहले इसके एग्ज़ाम्पल को लिया जाए, जापान जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और एक बहुत बड़ा अंश का योगदान भी करता है, यानी ये वाली चीज़ भी वो करता है, ये वाली चीज़ भी वो करता है, यानी सुरक्षा परिषद के बजट में योगदान देता है, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए। दूसरा है चीन, ये बोलता है कि ऐसे देश में जो है मानवाधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन चीन जैसे देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन एक आम बात है, हम लोग आए दिन उनके यहाँ से सुनते हैं कि वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन स्टिल वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ठीक है। अब तीसरी बात कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व कैसे देखा जाए, ठीक है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति जो है दुनिया में उसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, एक दूसरे देशों के अंदर ही, उस भीतर मतलब एक ही देश के अंदर यानी कितनी सारी संस्कृति होती है, ठीक है। और भौगोलिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को जो है क्या उनको स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों की संख्या जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जो इसने सुझाव दिए थे उससे कटाक्ष करती है, उसके ऑपोजिट है, ठीक है, सहमत नहीं होते हैं उसको लेकर, ठीक है। तो सदस्य राष्ट्र ये चाहते हैं कि इसके अंदर बदलाव आए, लेकिन वो शत्रुता और आपसी अविश्वास के कारण फंस जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद में सुधार के मामले जो है लगभग 20 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। अविश्वास कैसे कि जो चीन है वो नहीं चाहता कि एशिया महाद्वीप से और भी कोई किसी कंट्री को स्थायी सदस्यता मिले, खासकर भारत और जापान को, ठीक है। अमेरिका भी जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता देने की बात तो करता है, लेकिन भारत की उम्मीदवारी को वो सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, उसको डर है, ठीक है, कि वो भारत को दुविधा की दृष्टि से देखता है। साथ ही साथ 3 अफ्रीकी देश नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की बात करते हैं, लेकिन ये मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लैटिन अमेरिका में जो है ब्राज़ील के साथ साथ अर्जेंटीना भी चाहता है कि उसको स्थायी सदस्यता मिले, लेकिन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर तकरार है, यानी आपसी मनमुटाव, आपसी शत्रुता और विश्वास के कारण ही शायद इन सुधारों को, फिलहाल इन समस्याओं को हल नहीं मिल पा रहा है, और मौजूदा स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपनी वीटो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया है, लेकिन उनको ये डर इस बात का भी है कि वीटो पावर के बिना महाशक्तियाँ जो है संयुक्त राष्ट्र के काम में रुचि खो देगी, यानी वीटो पावर तो वो अपनी खोना ही नहीं चाहते। सदस्य संख्या बढ़ाओ, लेकिन वीटो पावर तो हमारे पास होनी ही चाहिए, यानी वीटो पावर को हटाने का जो एक सुझाव जो है वो नहीं मानने को तैयार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार इसमें देख लें कि कौन कौन से देश जो हैं
स्थायी सदस्यता की बात करते हैं कैसे। जापान और जर्मनी जो है वो सेकंड और थर्ड कंट्रीब्यूटर थे यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, तो वो परमानेंट सीट की बात करते हैं। ब्राज़ील जो है 5वीं लॉन्गेस्ट टेरिटरीज़ है उसकी, ठीक है, यानी 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ टेरिटरीज़, तो वो अपनी स्थायी सदस्यता की बात करता है क्योंकि एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो गया। इंडिया क्यों बात करता है, क्योंकि इंडिया की टर्म्स में क्या है कि वो लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, पावरफुल कंट्री है, रिलीजन ग्रुप है यहाँ पे, जैसे इन्होंने बोला कि सांस्कृतिक विभिन्नता होनी चाहिए वो यहाँ पर है, तो वो डिमांड करता है अपनी परमानेंट सीट की। और ये चारों ही जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया ये G4 के सदस्य भी हैं, ठीक है। अब सुरक्षा परिषद में स्थायी और सुधार की बात के अकॉर्डिंग कौन कौन से देश इनके फेवर में हैं। अमेरिका जो है जापान और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जो है समर्थन करता है। यूके और फ्रांस भी स्थायी और गैर स्थायी सदस्यता के विस्तार की तो बात करता है, वो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और भारत के स्थायी सदस्य वो बने, इसमें वो उनके सपोर्ट में है, ठीक है, यानी वो G4 की स्थिति का समर्थन करता है। चीन भी चाहता है कि विकासशील देशों का मजबूत प्रतिनिधित्व मिले, हालांकि वो भारत को और जापान को नहीं चाहता कि वो वहाँ पर आए, ठीक है। रूस भारत का बड़ा सपोर्टर रहा है कि भारत को जो है स्थायी सीट मिलनी चाहिए UN के अंदर, ठीक है। अब चलो भारत की ही बात कर रहे थे तो भारत के बारे में ही आज बात करेंगे। कि भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बन सकता है। तो भारत खुद स्थायी सदस्य चाहता है क्योंकि भारत के पास ये क्वालिटीज़ है। पहला कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और आबादी वाला देश है। भारत के पास लगभग 130 करोड़ की आबादी है जो विश्व की जनसंख्या का ऑलमोस्ट 17% है, ठीक है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से वंचित रखना उचित नहीं है। दूसरा है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। एशिया समाजों में नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत बड़ा ये मेन लक्ष्य है कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। शायद इसीलिए लोकतांत्रिक कोष की स्थापना की गई और ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के वंचित रखना सही नहीं है। 21वीं शताब्दी में भारत जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उभर कर आया है और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति संस्थापक कोष में भारत लगभग $2 मिलियन का जो है अंशदान करता रहा है, ठीक है। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का समर्थन किया है, ठीक है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अलग अलग कार्य क्षेत्रों में, उसके निकायों में, उसके संगठनों में बहुत ज़्यादा भागीदारी करी है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद हो, मानवाधिकार समिति हो, इंटरपोल हो यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस हो, ठीक है। इन सब में भारत ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है। और एक मज़ेदार बात यह है कि 1 जनवरी 2020 से भारत जो है सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य भी बन चुका है 2 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि भारत के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ये कार्य कर सकता है, तो इसलिए 1 जनवरी 2020 से जो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है उसमें से 1 जनवरी 2020 से भारत का कार्यकाल शुरू हो चुका है। इसीलिए भारत कहें कि एक बहुत बड़ा दावेदार है इसकी स्थायी सदस्यता के लिए। किसकी स्थायी सदस्यता के लिए? सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए। क्यों? पहला, ये एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, मानवाधिकार को सपोर्ट करता है, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत है, साथ ही साथ UN के जो बजट है उसमें एक बहुत बड़ा अंश देता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत की दावेदारी जो है ज़्यादा हम लोग प्रेफरेबल है। हालांकि चीन, पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि भारत कहीं ना कहीं इसको UN की काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिले। रशिया हालांकि बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है भारत का इस क्षेत्र में, ठीक है। और एक और बात
जो वीटो पावर की हमने बात की कि जो मॉडल ए और मॉडल बी बनाया गया उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों की डिमांड की बात की गई। मॉडल ए में स्थायी सदस्यों की जो है सदस्य संख्या बढ़ाने और मॉडल बी में अस्थायी सदस्यों की सदस्य संख्या बढ़ाने की बात की गई। हालांकि वीटो पावर देने की बात नहीं की गई, तो भारत उसका विरोध कहीं ना कहीं करता है। भारत नहीं चाहता कि दूसरे दर्जे का स्थायी सदस्य बने, ठीक है, क्योंकि एक तो स्थायी सदस्य बने उसके बाद भी वीटो पावर ना मिले, वो चीज़ वो नहीं चाहता, ठीक है। दो 2005 के बाद जो है कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे फर्स्ट शांति दूत आयोग का निर्माण किया है। जो देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने के लिए सक्षम नहीं हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई है। एक मिनट, सहस्राब्दी प्रस्ताव को लेकर आया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिलेनियम जो हमारे मोटिव है वो क्या होने चाहिए, उसको लेकर आया गया है। तीसरा, सभी रूपों में अभिव्यक्ति में आतंकवाद की निंदा की गई है और एक लोकतांत्रिक निधि का निर्माण किया गया है। ये 2005 के बाद उठाए गए कदम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 2000 जो इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, 60 वर्षगांठ मनाई गई थी 2005 में, क्योंकि 1945 में बना था, ठीक है, इसको 60 साल हो चुके थे। अब हमने इतनी बातें जानी, हमने देखा कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है, उसके सुरक्षा परिषद में किस प्रकार के सुधार होने चाहिए, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो उस तरीके से, उस जिम्मेदारी से कार्य नहीं करता जितनी जिम्मेदारी से उसको कार्य किया जाना चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब से एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ है उस समय, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, अमेरिका की सैन्य क्षमता इतनी थी, उसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो है अनदेखी करनी शुरू कर दी। जैसे इराक का आक्रमण आपको पता है 2003 में जो हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उसमें यूएन की सलाह भी नहीं ली गई। अमेरिका जो है बहुत बड़ा अंशदान करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, तो इसकी वजह से भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी मनमानी का शिकार है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा सैन्य और आर्थिक ताकत है, इसीलिए भी शायद अमेरिका की चलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसमें काम करने वाले ज़्यादातर अधिकारी अमेरिकी कर्मचारी है, इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके सामने वो कहीं मजबूर हो जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो क्या ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखने की आवश्यकता होनी चाहिए? तो इसका आंसर आता है हाँ। हालांकि इसमें कई सारी कमियां हैं, ठीक है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका और उसके विस्तार को लेकर भी एक बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है, ठीक है। क्यों? पहला ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक ऐसा मंच है जिसमें विभिन्न देशों के नेता जो है अपनी बात कह सकते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विवाद कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। इवन अमेरिका की अगर कोई नीति या किसी भी ऐसे देश की नीति गलत लगती है, जो गलत है, तो उनके बारे में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी बड़ी उपलब्धि ये रही है कि जो देश साम्राज्यवाद शोषण का शिकार थे वो स्वाधीन हो सके, ठीक है, यानी छोटे देशों को भी, छोटे राष्ट्रों को भी सम्मान का अधिकार की ये बात करते हैं। थर्ड, मानवाधिकार क्षेत्र के लिए इसने बहुत बड़े कार्य किए हैं, इसकी उपलब्धि कम महत्वपूर्ण नहीं है इस क्षेत्र में। समय समय पर नागरिक जो है राजनीतिक और आर्थिक अधिकार लागू करने के लिए इसने नए नियम बनाए हैं। रंग भेद की नीति को, नस्लीय भेदभाव की नीति को इसने दंडनीय घोषित किया गया है। और क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो सब दो देश कोशिश करते हैं कि इसकी जो नियम कानून है उसको अपने देश के अंदर लेकर आ जाए, चाहे वो मानवाधिकार हो, चाहे वो रंग भेद की नीति हो, चाहे वो लोकतांत्रिक का सपोर्ट हो, ठीक है। तीसरा, फोर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई सारे शांति रक्षक प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, जिसमें कुछ देशों में अगर गृह युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ पे शांति कैसे स्थापित की जाए, जैसे अंगोला हो गया, सहारा, कुवैत, सोमालिया, इन देशों में जो है शांति बहाल करने और सामान्य स्थिति लाने का प्रयास किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ जो हैं सराहनीय रही है, ठीक है। श्रमिकों की दशा को लेकर या बीमारियों की रोकथाम को लेकर, शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को लेकर बहुत बड़ा इसने योगदान दिया है।
UNDP प्रोग्राम जो संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम है, उसके कोष से आज तक कई लाखों विस्थापित लोगों को फिर से विस्थापित किया गया। यानी अगर कोई किसी विद्रोह का, किसी भी प्रकार के गृह युद्ध के कारण अगर लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और वैश्वीकरण की वजह से हमारे समय में, हमारे समाज में जो चुनौतियाँ हैं उससे निपटने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता, उसके कार्य, उसके अंग, एजेंसीज़ और सुरक्षा परिषद के विस्तार के बारे में जाना। थैंक यू क्लास।